नमस्कार, मैं नीरज गट्टानी, टीम सीएलसी, टीम मैथमेटिक्स। और आज हम लोग डिस्कशन में लेने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 के पेपर 1 का डिस्कशन। ठीक है साहब, तो शुरू करते हैं पेपर 1 का डिस्कशन। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 के पेपर 1 का डिस्कशन। ठीक है, तो देखते हैं एडवांस के सेक्शन 1 में किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चंस। तो टोटल सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन हैं और ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन एंड ओनली वन ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। अर्थात पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का केवल और केवल एक ही सही आंसर है। तो लेट्स सी क्या बोलता है सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन। सपोज स्मॉल a, b denotes the distinct real roots of this quadratic polynomial x square plus 20x minus का 2020। तो लगे हाथ लिख देते हैं सम ऑफ रूट a plus b इज इक्वल टू हाउ मच -20 और हो जाए a इंटू b इट विल बी माइनस का 2020। ठीक है, ये हुआ एक काम। आगे बोलता है एंड सपोज c, d denotes the distinct complex real roots of this quadratic polynomial। तो इसका भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाए। तो ये हो गया आपका c प्लस डी और ये हो गया आपका c इंटू डी। तो c प्लस डी इट कम्स आउट टू बी 20 एंड इट कम्स आउट टू बी 20। फर्दर देन हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये बढ़िया सा एक्सप्रेशन है ac टाइम्स ऑफ a माइनस सी प्लस ad टाइम्स ऑफ a माइनस डी प्लस bc टाइम्स ऑफ b माइनस सी और प्लस bd टाइम्स ऑफ b माइनस डी। इस एक्सप्रेशन का हमको निकालना है वैल्यू। तो लेट्स सी, लिखते हैं भाई, अगली स्क्रीन पे ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ac टाइम्स ऑफ a माइनस सी प्लस ad टाइम्स ऑफ a माइनस डी प्लस bc टाइम्स ऑफ b माइनस सी और प्लस bd टाइम्स ऑफ b माइनस डी। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करा तो इट कम्स आउट टू बी a स्क्वेयर सी माइनस का ac स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर डी माइनस ad स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर सी माइनस का bc स्क्वेयर और प्लस b स्क्वेयर डी और माइनस bd स्क्वेयर। तो इन सारे टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं ताकि सुंदर सी शक्ल प्रकट हो जाए। तो a स्क्वायर वालों को लिया तो ये दो क्लब कर लेंगे, b स्क्वायर वालों को लिया तो b स्क्वायर में ये दो हो गए आपके। फर्दर c स्क्वायर वालों को लिया तो c स्क्वायर एक ये और एक ये और फाइनली d स्क्वायर वालों को लिया तो ये दोनों क्लब हो गए। सही बात। तो क्लब करके देखते हैं क्या आता है भाई। a स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना c प्लस डी, a स्क्वायर टाइम्स ऑफ c प्लस डी। सुंदर। फिर पकड़ा b स्क्वायर वाले तो प्लस b स्क्वायर टाइम्स ऑफ हाउ मच b स्क्वायर में c प्लस डी माइनस c स्क्वायर वालों में क्या करें, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का c स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी a और प्लस b एंड लास्टली माइनस डी स्क्वायर टाइम्स ऑफ हाउ मच डी स्क्वायर वाले a प्लस b सेम। ठीक है, फर्दर इनके वैल्यूज देख लेते हैं। तो c प्लस डी और a प्लस डी, तो ये हमारे पास कितने हैं वैल्यूज, a प्लस बी है -20। तो देखिएगा जरा, ये है माइनस का 20, ये है माइनस का 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 20 और ये ऑलरेडी c प्लस डी का वैल्यू कितना है 20। तो होपफुली 20 कंप्लीटली बाहर लिया अपन ने कॉमन। तो ये होता है हमारे पास 20 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस का d स्क्वायर। फर्दर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखा जाए, ये हो गया आपका a प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का c प्लस d का स्क्वायर और माइनस का 2cd। हैप्पी। नो, ये हो गया 20 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी ऑलरेडी कितना है -20, तो ये हो गया -20 का स्क्वायर 400 माइनस का ab का वैल्यू माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ab का वैल्यू है -20 तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया आपका 20
प्लस ये वापस से हो गया हमारा 20 का स्क्वायर 400 और माइनस का 2 इंटू 20 20। तो इधर ये और ये गायब हुए और 400 400 800, इट कम्स आउट टू बी 20 इंटू 800 विच विल बी अनडाउटली 16,000। ठीक है सर, तो फाइनल वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी 16,000। ठीक है, तो देख लेते हैं। यस, वी हैव द ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर। ठीक है साहब, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही स्मूथ और सिंपल, अच्छा है, बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है ऐसे पेपर्स में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज इफ द फंक्शन कैपिटल आर सच दैट कैपिटल आर टेंडेड टू कैपिटल आर, इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे हैं, आर से आर में, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x times of x minus sin x, then which of the following statement is true? पहला ऑप्शन है f is 1 1 but not on 2, f is on 2 but not 1 1, f is both 1 1 and on 2, f is neither 1 1 nor on 2। तो बेसिकली हमें इंजेक्टिविटी चेक करना है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कीन ऑब्जर्वेशन आता है हमारे सामने कि भाई f of x इज इक्वल टू इतना है ना, तो अगर मैं f of x जो कि है हमारे पास mod x टाइम्स ऑफ x माइनस साइन x, अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस करता हूं इट कम्स आउट टू बी माइनस x का मॉड तो हो जाएगा कितना x, एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस x और साइन माइनस x प्लस का साइन x, जो कि हो जाता है वापस से माइनस का f ऑफ x। तो पॉइंट टू बी नोटेड, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, तो जिससे हमें पता चलता है कि भाई f ऑफ x जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के साथ एक अच्छी बात क्या होती है, द ग्राफ ऑफ द ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एंड वन मोर थिंग, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0 ही है ना। तो ओपन करते हैं अब इसको, अगर अपन इसको ओपन करते हैं फंक्शन को, क्योंकि मॉड दिखता है, तो ये हो गया आपका f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ओपन करेंगे तो इट विल बी x टाइम्स ऑफ x माइनस का साइन x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इट विल बी माइनस का x टाइम्स ऑफ x माइनस साइन x if x is less than 0। ठीक है, अब अगर मैं एक ब्रांच पे भी काम कर लेता हूं ग्रेटर देन 0 पर, तो ऑल बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑटोमेटिक लेस देन 0 का हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस ब्रांच ओनली। चलो डिफरेंशिएट तो पूरे का ही कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका f डैश ऑफ x, तो ये होता है बच्चे x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ, ये हो गया आपका 2x और माइनस x साइन x, तो माइनस प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका कितना होगा, माइनस का 2x प्लस x cos x और प्लस का साइन x। ठीक है सर, एंड इट कम्स आउट टू बी x लेस देन 0। तो मैं केवल इस ब्रांच पे काम कर लेता हूं। ठीक है ना, तो 2x माइनस का x cos x और माइनस का साइन x, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस कितना था बच्चे, 2x माइनस का x cos x और माइनस का साइन x, तो माइनस का x cos x और माइनस का साइन x। सही बात। अब अगर मैं केवल और केवल बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली ब्रांच पे। ठीक है साहब, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका x और टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos x, 2x को मैंने ब्रेक कर दिया x प्लस x में, तो एक x तो इसको दे दिया और प्लस x माइनस साइन x माइनस साइन x। सच बात। अब देखिए, चूंकि हम काम कर रहे हैं फॉर द वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है,
तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये वाली शक्ल जो होगी कैसी होगी, ये होगी आपकी पॉजिटिव, और 1 माइनस कॉस एक्स ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये वाला पिक्चर हुआ कैसा, पॉजिटिव। अब इसको मैं अगर साइड में ले जाकर बात करूं तो ये कितना होगा, g ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, x माइनस का साइन x। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो इट विल बी 1 माइनस कॉस x, इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस कॉस x। ये हो गया 1 माइनस कॉस x, सही है। और ये आपका कैसा होगा, ये आपका होगा पॉजिटिव, सही बात है। तो देखिएगा जरा, g डैश पॉजिटिव है ना, तो ये भी कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो पे वैल्यू 0, तो x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये भी कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और प्लस पॉजिटिव, तो ओवरऑल f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और 0 पे वैल्यू 0 दिखता है हमको फंक्शन का, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो f आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो अगर मैं उसका एक रफ पिक्चर ड्रॉ करता हूं तो इट विल बी समहाउ लाइक दिस, 0 पे 0 और ये इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो भाई चूंकि फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, तो इसका ग्राफ जो होगा नेगेटिव x के लिए कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। 0 पे 0 एंड एज x टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल्सो टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यारों, बीइंग एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज अनडाउटली बाय HPL हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट वी में कॉल इट एज 1 ठीक है ना। और रेंज भी इसका कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये आपका कैसा हुआ, 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ, ठीक है ना। इसका रेंज कितना दिखता है भाई हमको, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है सर। तो 1 एज वेल एज ऑन टू। नाउ प्रोसीड विद द ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, 1 इज सॉरी f इज 1 बट नॉट ऑन टू, गलत बात। दूसरा f इज ऑन टू बट नॉट 1 लास्टली f इज बोथ 1 एंड ऑन टू, ठीक है ना। और f इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, बिल्कुल गलत बात। तो थर्ड सी ऑप्शन इज द करेक्ट फाइनल आंसर, ठीक है सर। चलिए सर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन, लेट द फंक्शन f सच दैट कैपिटल R टेंड टू कैपिटल R। R से R में कोई ब्यूटीफुल सा फंक्शन डिफाइन है, मजा आ गया साहब। और g भी दूसरा फंक्शन है, R से R में ही डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, f ऑफ x कितना है, e की पावर में x माइनस 1 माइनस e की पावर में मॉड ऑफ x माइनस 1, और g ऑफ x जो है वो है जनाब आपका ऐसा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए आखिरी में बोला देन एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स y is equal to f of x, y is equal to g of x and x is equal to 0. So basically the question belongs from the area bounded by the curves, and in this particular question we have to find the area bounded by given two curves f of x and g of x as well with bounded with x is equal to 0 अर्थात y axis। तो भाई इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही फंक्शंस आपके स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़े से बेसिक्स का यूज करके हम लोग ग्राफ को स्केच करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या क्या गुंजाइश है। तो सबसे पहला काम है ना, सबसे पहला काम क्या कर लिया जाए, f ऑफ x को ओपन कर दिया जाए, है ना। तो f ऑफ x शुरू करें। f ऑफ x विल बी x इज इक्वल टू 1 पर, है ना, डेफिनेशन चेंज होगा तो इट कम्स आउट टू बी e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर में माइनस का x माइनस 1 एज इट इज, एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड इट विल बी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, इन दिस केस दिस विल बिकम्स 0। तो अच्छी बात क्या है भाई, एक से कम पर तो फंक्शन का फुल्ली माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक x के वैल्यू के फंक्शन का वैल्यू तो कितना है 0, ठीक है। चलिए फर्दर कुछ और वैल्यूज निकाल लेते हैं ना। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, 1 पर मैं देख पा रहा हूं f ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, सही है। 1 माइनस 1 0 और तो x इज इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू कितना आता है भाई 0, तो x इज इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू कितना आ रहा है 0।
ठीक है साहब। अच्छा, एफ ऑफ इंफिनिटी देखते हैं। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? ई की पावर में इंफिनिटी और माइनस ई की पावर में माइनस इंफिनिटी, ये तो गायब हुआ। तो एफ ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना आ गया भाई? एफ ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू आता है इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं वैल्यू किसका माइनस इन्फिनिटी पे भी सेम वैल्यू आएगा ना, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे दोनों पर ही वैल्यू कितना आएगा भाई? नहीं, माइनस इन्फिनिटी पे तो कोई लोचा ही नहीं है, जीरो आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 पर। ठीक है, अच्छा अब जी के बारे में बात करें तो जी के बारे में बात करी अपन ने, तो जी का वैल्यू एक तो जीरो पे ले लेते हैं, तो जी ऑफ जीरो पता चले वाई एक्सेस को कहां काट रहा है, तो ये कितना होता है भाई? 1/2 और 1 माइनस 1, सॉरी जी ऑफ जीरो, तो ई की पावर -1 और ये कितना 1 माइनस 0, तो विल बी ई। तो ई प्लस ई की पावर -1 और बाय 2। फर्दर अब अगर हम देखें तो जी ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ इंफिनिटी की शक्ल क्या होगी? तो ये हो गया आपका 1/2 और ये होता है कितना? ई की पावर इंफिनिटी और प्लस 1 माइनस इंफिनिटी, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और ई की पावर माइनस इंफिनिटी अनडाउटली कितना होगा? 0, तो ये भी गया आपका, सही है। तो इट विल बी जी ऑफ इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। तो भाई काफी कुछ है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, जी ऑफ 1 का वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं ना, जी ऑफ 1 का वैल्यू, तो यहां निकाल देता हूं जी ऑफ 1 का वैल्यू। तो जी ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। जी ऑफ 0, चलिए तो ये आ गया आपका 1/2 और जी ऑफ 1, तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 और ये भी कितना हो गया? प्लस ई की पावर 0, तो ये हो गया 1 और 1 2, तो जी ऑफ 1 कम्स आउट टू बी 2/2 यानी 1। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आए हमारे पास, ठीक है ना। और इन वैल्यूज को ध्यान में रखकर अगर अपन ग्राफ स्केच करने की कोशिश करें तो लेट्स सी। तो भाई यहां आते हैं अपन, है ना। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट ये पता चल जाए दोनों कर्व्स कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। कर्व का इक्वेशन देखिए, इसको तो भूल जाएं, बस इस वाली ब्रांच को और जी ऑफ एक्स को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो इट कम्स आउट टू बी ई की पावर x माइनस 1, ई की पावर x माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस का x माइनस 1 और इज इक्वल टू 1/2। तो इस 2 को यहां ले आते हैं और ये हो गया ई की पावर में कितना बच्चे? x माइनस 1 और प्लस ई की पावर में, इसको भी सेम फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x माइनस 1। सही है, तो ये कितना हो गया? 2 बार ई की पावर x माइनस 1। सही है, और इसको मैं अगर लेफ्ट में स्विच करता हूं और इसको मैं राइट में स्विच करता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। इट कम्स आउट टू बी ई की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वाला कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। तो थ्राइस ऑफ ई की पावर में माइनस का x माइनस 1। सही बात। चलिए दोनों तरफ log ले लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दोनों तरफ log लिया तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? x माइनस 1 और इट विल बी ln 3, ठीक है ना, और माइनस x और प्लस का 1। तो ये हो गया आपका कितना? 2x और इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है 2 और प्लस का ln 3। और हम चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 और प्लस 1/2 और ln 3, तो इट विल बी समहाउ लाइक ln √3। ठीक है, तो ये आ गया फंक्शंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ की शक्ल कैसी रहेगी? तो ग्राफ की शक्ल तकरीबन ऐसी रहेगी। तो जैसा कि हमारी बात थी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, है ना, 0 है, y इज 0, तो यहां तक तो कोई दुख ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इंक्रीज कर गया फंक्शन,
तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की ब्रांच। सही, आगे बढ़ाते हैं बात को। आगे बढ़ाई बात को तो हमारा जो g है वो कुछ ऐसा आया और ये वापस ऐसा चला गया, ठीक है ना। ठीक है, और ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाले हैं कितना, 1 प्लस ln √3। ठीक है सर, ठीक है। और ये आपका कितना, थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं मैं ना, तो थोड़ी अच्छी फील आ जाएगी आप लोगों को। यहां तक ले लेते हैं अपन 1, ठीक है ना, ये 1 और ये हमारी ब्रांच गई थी दूसरी। ठीक है सर, तो बस कहानी खत्म है मेरे हिसाब से। तो एक तो एरिया ये हो गया और एक एरिया हो गया ये, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन, ये वाली ब्रांच कौन सी है, दिस इज नन अदर देन y इज इक्वल टू g ऑफ x। और ये वाली ब्रांच कौन सी है, ये है आपकी y इज इक्वल टू g ऑफ x और ये है हमारा कितना, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया विल बी कहां से कहां भाई, 0 से 1 में, और ये कितना हमारा g ऑफ x dx, और इधर 1 से लेके 1 प्लस ln √3 और अपर माइनस लोअर, तो इट विल बी g ऑफ x माइनस f ऑफ x। ठीक है साहब, तो दिस विल बी द फाइनल रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है ना। अब इंटीग्रेट करके लिमिट को पुट करना बहुत ही छोटा काम है, इंटीग्रेशन बहुत ही सस्ते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम बेसिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब भी हम एरिया निकालते हैं तो बिना अगर एरिया सामने आ जाए फिगर तो थोड़ी सी अच्छी फील आ जाती है। तो फाइनली अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए एक्चुअल फिगर, दिस इज योर, और है ना ये आपका एक, और ये g ऑफ x आ रहा है, और जैसा कि मैंने बोला द रिक्वायर्ड एरिया कम्स आउट टू बी 0 से 1 g ऑफ x प्लस g ऑफ x माइनस 1 प्लस ln √3। इसको ये इंटीग्रेट करते हैं हम, ठीक है ना, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी दिस एंड विच विल बी द ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो नॉट ए बिग डील, मगर हम बेसिक्स का यूज कर लेते हैं तो फिगर को हम बहुत ही इजीली एक रफ स्केच तैयार कर सकते हैं। तो दिस इज अनडाउटली फ्रॉम द कर्व स्केचिंग पॉइंट ऑफ व्यू गुड क्वेश्चन, है ना। कर्व को स्केच करने में बच्चे को टाइम लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोला गया है स्मॉल a, b एंड लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छी बात है साहब। सपोज p इज एन एंड पॉइंट ऑफ द LR ऑफ द पैराबोला। ठीक है ना। तो p का कोऑर्डिनेट तो हम बोल ही सकते हैं यहीं कितना, लैम्डा 2 लैम्डा। सही बात। एंड सपोज द एलिप्स, ये आपका क्या दिया है, पैराबोला एलिप्स, और ये दिया हुआ है पैराबोला। ठीक है ना। तो पॉइंट P पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और P क्या है, पैराबोला के LR का एंड पॉइंट, जो कितना होता है a, 2a, तो इट विल कम्स आउट टू बी लैम्डा 2a passes through the point P if the tangent to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other। तो जहां पर पैराबोला और एलिप्स दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पॉइंट पर दोनों पर खींची गई टेंजेंट्स जो है वो कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यार वो बहुत सीधा काम दिखता है मेरे को। हालात तो सबसे पहले ऐसे रहे होंगे, ये आपका एलिप्स और सपोज करो ये आपका पैराबोला, और ये हो रहा होगा LR। दिस विल बी समवेयर अ पॉइंट P, ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, एंड दीज टू आर परपेंडिकुलर। ठीक है। और P का कोऑर्डिनेट खुले में दिख रहा है एंड पॉइंट ऑफ LR, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा। तो दोनों का टेंजेंट अर्थात स्लोप्स m1 m2 इज इक्वल टू -1 यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो पैराबोला है ना, तो पॉइंट फॉर्म में पैराबोला का टेंजेंट लिखते हैं,
तो इट कम्स आउट टू बी y1 और 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस लैम्डा। तो ये 2 लैम्डा और 2 लैम्डा तो गए, तो यहां से मेरे को मिलता है m1 इज इक्वल टू सिंपली 1। ठीक है ना, तो m1 हो गया आपका कितना 1। उसके बाद एलिप्स की बात कर लेते हैं। उसी पॉइंट P पर एलिप्स की टेंजेंट कितनी होगी x1 मतलब अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 तो y टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा अपॉन b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका इसका स्लोप माइनस का b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, तो माइनस का b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। एंड एज गिवन द टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एज गिवन m1 m2 इज इक्वल टू -1 है ना, तो कितना हुआ 1 इंटू माइनस का b स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर विल बी 1/2। ठीक है ना, तो भैया इसेंट्रिसिटी कितना होगा 1 माइनस कितना 1/2, तो इट कम्स आउट टू बी 1/√2। तो दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका 1/√2 पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, let C1 and C2 be the two biased coins such that probabilities of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3। तो C1 और C2 जो दो कॉइन्स हैं वो कैसे हैं, दोनों biased कॉइन्स हैं, है ना, पक्षपाती। ओके, मतलब फेयर कॉइन नहीं है। आगे रेस्पेक्टिवली सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स, अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 is tossed twice and independently, and suppose beta is the number of heads that appear when C2 is tossed twice independently। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं C1 और C2 के लिए। तो C1 और C2 के लिए क्या क्या है सिनेरियो, तो C1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ टेल इज, और C2 कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल। C2 के लिए कितना कितना दिया भाई, तो C1 के लिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और इसका तो 1/3, तो इसका 2/3। सिंपल। तो यहां तक की तो इतनी बात हुई। आगे बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी डेट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस का अल्फा x प्लस का बीटा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे हो, रियल और इक्वल हो। ठीक है ना, तो भाई रूट्स रियल और अल्फा, रियल और इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना हो 0, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा। अब यारो जब हम कॉइन C1 को, फर्स्ट कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली, तो या तो 0 बार हेड आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा। सेम फॉर सेकंड कॉइन C2 को जब हम, है ना, थ्रो करेंगे, तब भी टॉस करेंगे, तब भी क्या होगा, या तो 0 बार हेड आएगा, या 1 बार, या फिर 2 बार हेड आएगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों के ही वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0, या 1, या फिर 2। और इन हालातों में केवल और केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एक अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 0, और या फिर अल्फा इज इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2। अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, बीटा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1। हो गया भाई सेटिस्फाई, तो ये हो गया बीटा इज इक्वल टू 1, 0 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 1। फाइन। नाउ तो सबसे पहले अपन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं भाई कैसा कैसा रहेगा। तो ये अल्फा के लिए लिया और ये पी ऑफ अल्फा के लिए लिया। अब इसका वैल्यू या तो होगा 0, या होगा 1, और या होगा 2। ठीक है ना, एंड सेम फॉर बीटा।
बीटा के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही होंगे, या तो इसका वैल्यू होगा 0, या फिर आएगा एक बार, और या फिर आएगा 2 बार हेड। सही। तो 0 बार कॉइन 1 को 2 बार टॉस करने पर एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, अर्थात दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इट विल बी 2C0। लिखने का दिल करे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, सीधा लिख सकते हो 1/9। इसका मतलब 2 में से कोई सी भी एक बार, 1/3, 2/3, तो ये कितना हो गया भाई, 2 2 ज़ा 4/9। एंड लास्टली 2C2, तो इट विल बी 2C2 और कितना 2/3 का स्क्वायर, इट इज अगेन 4/9। सेम फॉर दिस, ये भी कितना होगा 2C0 और ये हो जाएगा आपका 2/3 का स्क्वायर, मतलब 4/9। ठीक है। यहां पर भी 2C1 और कितना 2/3 और 1/3, अगेन कम्स आउट टू बी सेम 4/9। एंड लास्टली 2C2 और कितना 2C2 और ये हो जाएगा हमारा कितना 1/3 का स्क्वायर, विल बी 1/9। अब हमारे पास गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से थे, अल्फा 0, बीटा 0 और अल्फा 2 और बीटा 1। तो विल कम्स आउट टू बी अल्फा 0 बीटा 0, अल्फा 0 बीटा 0, तो 1/9 इंटू 4/9, तो ये हो गया आपका 1। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1/9 इंटू 4/9 और प्लस इधर कितना बच्चे, अल्फा 2 और बीटा 1, तो इट विल बी 4/9 और इंटू 4/9, तो ये हो गया आपका प्लस 4/9 और इंटू 4/9, तो इट कम्स आउट टू बी 16 + 4 20/81। तो दिस वन इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। तो आंसर कम्स आउट टू बी 20/81। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन x, y belongs to R cross R, x greater than equal to 0 less than pi/2 and y is greater than equal to 0 less than equal to 2 sin 2x. Having one side on the x-axis, the area of the rectangle which has maximum perimeter among all such rectangles. ठीक है ना। तो ये भी स्मूथ सा क्वेश्चन है। हमें इस रीजन में उन सभी रेक्टेंगल्स में से ऐसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम हो। तो सिंपल है, सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा। हालात कुछ ऐसे रहे होंगे, ये तो रहा होगा आपका sin 2x का ग्राफ, ठीक है ना। 0 से pi/2 में देखना है, ज्यादा देखने की कोशिश ना करें। ये आपका 0, ये आपका, ठीक है ना। और ये एक रेक्टेंगल अपन ने एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे डाल दिया, ठीक है। ये कितना रहा होगा pi/4, ठीक है ना। तो ये और ये, ठीक है ना। तो हाइट तो क्लियर कट कितनी दिखती है भाई, x इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से लेके यहां तक लैम्डा ट्रीट कर लूं तो ये भी कितना होगा लैम्डा, ठीक है ना। तो pi/2 माइनस लैम्डा हटा दो तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, pi/2 माइनस 2 लैम्डा, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारी, साइड की लेंथ आ गई pi/2 और माइनस का 2 लैम्डा, सही बात। और हाइट की हालत क्या हो गई, हाइट के हालात हो गए हमारे पास x इज इक्वल टू लैम्डा पर, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2 sin 2 लैम्डा। बस कहानी खत्म। पेरीमीटर, और पेरीमीटर को एक फंक्शन बना लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो गया भाई, p ऑफ लैम्डा विल बी ट्वाइस ऑफ pi/2 माइनस का कितना बच्चे 2 लैम्डा, ठीक है ना। 2 बार हो जाएगा। और ये हाइट भी कितनी बार, तो 2 और 2 4 sin 2 लैम्डा। तो p ऑफ लैम्डा की जो शक्ल बनी वो कितनी बन गई भाई, पाई माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 8 sin 2 लैम्डा, सही बात। तो कर देते हैं भाई p डैश ऑफ लैम्डा, ये आ गया कितना, ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का 8 और कितना भाई, ये 2 sin 2 अल्फा,
अच्छा ये ऑलरेडी 4 कर दिया ना, 2 का ये नहीं होगा, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारा होगा सेम ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, 4 2 8 और cos 2 लैम्डा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी शुड हैव टू गो फॉर p ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 विच गिव्स मी व्हाट, cos 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। cos 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, मतलब π/3। ठीक है सर, तो आगे बढ़ाते हैं बात को। तो लैम्डा कितना आ गया भैया जी, लैम्डा आ गया π/6, लैम्डा आ गया आपका π/6। ठीक है ना, तो आप चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव से p डबल डैश ऑफ लैम्डा को चेक कर लें। ठीक है ना, अनडाउटली दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना, तो एरिया निकालना है, तो एरिया मैक्सिमम एरिया या एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज मैक्सिमम, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना आया था बच्चे हमारे पास, π-2 लैम्डा, तो एरिया π/2 माइनस का 2 लैम्डा और इनटू 2 sin 2 लैम्डा, ये हो गया एरिया। तो ये हुआ आपका π/2 और 2, तो माइनस का π/3, और ये होता है 2 sin, और ये कितना होगा 2 इंटू π/6, तो π/3, तो ये कितना होगा साहब 3 माइनस 2 π/6 और इंटू 2 इंटू √3/2, तो ये 2 गायब हुआ, तो इट कम्स आउट टू बी √3 पाई और बाय का 6। सही है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, π/, कितना आया हमारे पास आया इतना तो उसको भी हम लिख सकते हैं π/2√3। ठीक है, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी π/2√3। तो बहुत ज्यादा कठिन टफ और क्वेश्चन नहीं है, स्मूथ क्वेश्चन था। अगला देखते हैं भाई। अगला सेक्शन 2 आता है, और सेक्शन 2 है this section also contains 6 questions and each question has 4 options and one or more than one। ठीक है साहब, तो हर क्वेश्चन का एक या एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। चलिए साहब, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ना, पहला क्वेश्चन बोलता है लेट फंक्शन f such that capital R tend to capital R defined by f of x is equal to x cube minus x square plus x minus 1 times of sin x, and let g such that capital R tend to capital R be an arbitrary function f into g such that capital R tend to capital R be the product of function defined as fg of x is equal to f of x into g of x, then which of the following statement is slash r true। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा या कौन से ऑप्शन सही होंगे ये हमको पता करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहली बात जो मेरे को देखने को मिलती है, अच्छा ऑप्शंस में क्या है, इफ g is continuous at x is equal to 1 then g is differentiable at 1, if g is differentiable at x is equal to 1 then g is continuous at x is equal to 1, if g is differentiable then f into g is differentiable at f g is differentiable then g is differentiable। मतलब we have to go for the differentiability and continuity of the product of these two given functions। तो पहली चीज जो समझ में आती है वो ये है कि g आपका क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन कैसा भी हो सकता है। लेकिन f of x बड़ी खूबसूरती के साथ डिफाइन कर रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और ये आपका x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका पॉलिनोमियल और ट्रेगो से बिल्टअप है, और ये काफी भरोसे के फंक्शंस होते हैं हमारे। तो दीज आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो जो हमारा फंक्शन f है वो कैसा है, वो हमारा कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सही है, अच्छा फंक्शन f जो है हमारा कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, हर ऑप्शन में एफ जी की। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले सी ऑप्शन को देखते हैं, क्या बोलता है भाई, एट x इज इक्वल टू 1 इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अगर फंक्शन g आपका x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, तो गौर फरमाइएगा
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये तो आपका खुले में गारंटेड कैसा है, ये हमारा गारंटेड कैसा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो ये आपका डिफरेंशिएबल है। और जी को ऑप्शन में बोल रहा है इफ जी इज डिफरेंशिएबल, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। एंड डिफरेंशियल इनटू डिफरेंशिएबल, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन विल फॉर श्योर विल बी डिफरेंशिएबल। तो सी ऑप्शन तो क्लियर कट हमारा सही है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की, इफ जी इज कंटिन्यूअस, इफ g is continuous at x is equal to 1, अगर आपका g फंक्शन g x is equal to 1 पर कंटिन्यूअस है, देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल। तो एक काम करते हैं, इसको एक नया फंक्शन बिल्ड कर देते हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो h डैश ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड और इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स। और अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो इट विल बी h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1 और प्लस f डैश ऑफ 1 और इंटू जी ऑफ 1, ठीक है सर। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू क्लियर कट कितना है, f ऑफ 1 कम्स आउट टू बी 0, ये 0 0 0 है ना। चलिए, तो इसका तो कोई मतलब रहा नहीं। अब h डैश ऑफ 1 कितना बचा हमारे पास, h डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ 1 और इंटू जी ऑफ 1। अब चूंकि g आपका कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना, तो यारो पक्के में h डैश ऑफ 1 एग्जिस्ट करेगा। रीजन कंटिन्यूअस है, तो डजंट मैटर LHL और RHL है, x इज इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 होगा, है ना, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा, तो g ऑफ 1 आपका एग्जिस्ट करेगा, तो f डैश ऑफ 1 एग्जिस्ट करेगा। तो ये पहला ऑप्शन भी आपका क्लियर कट सही होता है, ठीक है ना। एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और बी और डी अनडाउटली आपके गलत बोले जाएंगे, कारण रिवर्स बोल रहा है, एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो देयर इज नो गारंटी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ g, बिकॉज g के बारे में हमें कुछ नहीं बोला, इट इज सिंपली अ आर्बिट्ररी फंक्शन। और चौथा ऑप्शन भी रिवर्स बोलता है, एफ जी इज डिफरेंशिएबल देन g इज डिफरेंशिएबल। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के लिए हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन वी हैव द फुल गारंटी। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही होता है। जैसे काफी सारे लोग डिफरेंशिएबिलिटी और डेफिनेशन से करते हैं, बट दिस इज अ वेरी स्मूथ वे। चलिए, ये देखिए लोगों ने निकाला LHD RHD, तो जरूरत नहीं है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट M बी ए 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, एंड let L denotes the, sorry, I होगा ये ना, I, and I denotes a 3x3 identity matrix if M inverse is equal to adjoint of adjoint M, then which of the following statement is /R always true, ठीक है। तो M जो है आपका 3x3 का कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या जानते हैं हम तो बहुत ही अच्छी बात जानते हैं कि भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M, ये कितना होता है, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ M और इनटू M, सही है। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M ऑलरेडी हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, M इनवर्स, सही बात। तो हम बोल सकते हैं M इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट M और टाइम्स ऑफ M, सही है। अब क्या करें भाई, अब दोनों तरफ जो है M का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये कितना होगा, तो ये होगा आपका M इनवर्स इनटू M और इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट M और ये हो गया आपका M इंटू M स्क्वायर, सच बात। तो ये तो हो गया कितना I, ये हो गया I इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट M और ये M स्क्वायर। और अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेता हूं तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ I इज इक्वल टू कितना भाई, डिटर्मिनेंट और ये M स्क्वायर। तो M का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो अपने आप में क्या हो गया, एक स्केलर जो डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, तो इट विल कम्स आउट टू बी
एम क्यूब है ना, एम क्यूब हो जाएगा। तो और आई का डिटरमिनेंट वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स का 1, तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एम क्यूब, और ये हो गया आपका एम स्क्वेयर, और ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा एम के डिटरमिनेंट वैल्यू का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं का स्क्वायर बाय सिंपली द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो फाइनली हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है डिटरमिनेंट m की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट m इज इक्वल टू सिंपली 1। सही है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ गया आपका 1, ठीक है। और अगर इसको हम इस वाले रिलेशन में यूज करते हैं, ठीक है ना, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई, सही ना। अगर मैं इसको इसमें यूज करता हूं तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन कम्स आउट टू बी आई, तो एम स्क्वायर ये हो जाएगा आपका कितना, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सही बात। चलिए, तो दो ऑप्शन तो क्लियर कट हमारे सही होते हैं, है ना। आगे बढ़ाते हैं बात को। अब एडजॉइंट ऑफ एम के स्क्वायर की बात आती है, तो इसको भी यहीं निपटा देते हैं हम, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक तो आया आई, ठीक है ना, तो दो ऑप्शन तो हम क्लियरली ले लेते हैं, ये होपफुली आई है ना। तो ये हो गया आपका एक सी ऑप्शन, और डिटरमिनेंट एम कम्स आउट टू बी 1। अब बात कर रहा है चौथे ऑप्शन की। अच्छा, ये तो यहीं पर क्लियर कट गलत होता है, अगर एम स्क्वायर का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है ना, तो इसको तो गलत कर देते हैं अपन। अब तीसरा एडजॉइंट एम का स्क्वायर, ठीक है, तो एडजॉइंट एम का स्क्वायर कितना होगा, एडजॉइंट एम का स्क्वायर इट विल बी एडजॉइंट एम स्क्वायर, और एडजॉइंट एम का स्क्वायर ये ऑलरेडी हम कितना लाए हैं, एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर कितना आ चुका है आई, एम स्क्वायर कम्स आउट टू बी आई, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कितना एडजॉइंट ऑफ आई, ठीक है ना, और एडजॉइंट ऑफ आई इज नन अदर देन आई। तो ये आपका चौथा ऑप्शन भी। तो एक और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज का सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है सर। यस, फर्दर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू complex number. Let S be the set of all complex number Z satisfying this, then which of the following statement is slash R true? तो यार ये सीधा सीधा ऑप्शन की शक्ल देख के पता चलता है कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनता है। द बेसिक फंडा इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है ना, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक, और ये कितना आपका मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है ना। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी का हमको क्या लेना है, मजा लूटना है, ठीक है। तो समझ लीजिए Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3/4, सही है। ये हो जाएगा आपका कितना Z स्क्वायर और प्लस का Z और प्लस का 1, इसको हम ले लेंगे Z1 और इसको ले लेंगे Z2। नो, अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करें तो ये देखिएगा, ये लिखा हमने, अब कोई दम नहीं रह गई है ना। तो ये कितना होगा बच्चा, ये हो गया आपका इनइक्वालिटी का हमने यूज करा, इनइक्वालिटी का यूज करा और Z1 को जैसा कि मैंने बोला ये ले लें, तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1, सही बात। अब एक बार हम इसका यूज कर लेंगे और एक बार हम इसका यूज कर लेंगे, तो दिस इज फॉर केस 1 एंड दिस इज फॉर केस 2। तो केस 1 हमने यूज करा तो ये कितना आता है, मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, जो एक ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन क्लियर कट सही होता है। उसके बाद फर्दर अगर मैं केस 2 लेता हूं तो ये आपको पता होना चाहिए, मॉड ऑफ x is less than equal to a, then it will be किसके बीच में होता है, x greater than equal to minus a and less than equal to a। तो ये भी कितना हो गया, और इसको संभाला अपन ने, तो मॉड और उसका भी स्क्वायर, तो यहां से तो कोई मतलब नहीं है, इस पर काम करा, एंड दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका सेंटर कितना होगा, सेंटर होगा 0, माइनस 1/2, 0, माइनस 1/2, 0 और रेडियस, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, तो यारो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, √7/2
प्लस 1 अपॉन 2 से 2 या जो कि ऑलरेडी क्या है 2 या 2 से छोटा। अब 2 या 2 से छोटा है तो हमारा एक ऑप्शन और क्लियरली सही होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, है ना। लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है, लास्ट ऑप्शन बोलता है हमारे पास द सेट हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स ना। अगर अपन इज इक्वल टू जेड मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। जेड स्क्वायर प्लस का जेड और प्लस का 1 इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, देन अनडाउटली फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा वी हैव बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज फॉल्स वन, है ना। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन सही होते हैं, एक तो बी ऑप्शन सही होता है और एक सी ऑप्शन सही होता है। ये गलत है और ये गलत है ना। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। लेट x, y एंड z बी ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x, y, z आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल। चलिए अपोजिट टू इट्स एंगल कैपिटल एक्स वाई जेड एंड दिस। तो बेसिकली इज द क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और राइट नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, एडवांस ही चैप्टर हट चुका है, फिर भी 100% फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। समवेयर लाइक दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना, कैपिटल एक्स वाई और जेड। सुविधाओं के लिए आप इसको ए बी और सी लिख सकते हैं क्योंकि आपका पूरा फॉर्मूला जो आप लोग रटते हैं वो इसके टर्म्स में रटते हैं। ये हो गया आपका स्मॉल एक्स, इसके अपोजिट वाली स्मॉल वाई और इसके अपोजिट वाली स्मॉल जेड। तो हमको कुछ नहीं करना है, 10a/2 प्लस 10b/2, ठीक है ना, का फॉर्मूला सिंपली हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा 10x/2 प्लस 10z/2 इज इक्वल टू, ये गिवन है ना, ये गिवन है तो दोनों के फॉर्मूले हम यूज कर लेते हैं। तो 10a/2, तो 10a/2 जो आप लोग घर से याद करके निकलते हैं ये होता है आपका कितना, डेल्टा अपॉन एस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए, ठीक है ना। और सिमिलरली सिमेट्री 10b/2 कितना होगा, डेल्टा अपॉन एस टाइम्स ऑफ एस माइनस बी, और 10c/2 इट कम्स आउट टू बी डेल्टा अपॉन एस टाइम्स ऑफ एस माइनस सी। सही है, इनका यूज करा, सिंप्लीफाई करा एंड अनडाउटली एस इज इक्वल टू यूज ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन का 2, ठीक है ना। तो यहां पर ए बी सी की जगह क्या यूज करें, एक्स बाई जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से मिलता है हमको कितना, कॉट y/2 इज इक्वल टू कॉट π/4। तो ये आपका हो गया कितना, 90 डिग्री। सही है, तो आपका ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कहां बन रहा है, y पर। सही है, तो बस कहानी खत्म है। 10x/2 एक ऑप्शन तो मल्टी करेक्ट है, तो एक ऑप्शन तो आता है आपका कितना, x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, y। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू y, ठीक है ना। कोसाइन फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला क्लियर कट गलत है। कोसाइन फॉर्मूला cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है साहब। तो बस कहानी खत्म है। और ऐसे ही एक ऑप्शन का और यूज करा तो तीसरा ऑप्शन और आ जाता है 10x/2 इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप फॉर्मूले लगा दीजिए, अपने आप ऑप्शन प्रकट हो जाएंगे और कैलकुलेशंस में किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज फ्रॉम द 3D। तो क्या बोलता है, L1 एंड L2 बी द फॉलोइंग लाइन्स, है ना। ये एक L1 लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है L2। सपोज द स्ट्रेट लाइन दिस L जो है lies in the plane containing L1 and L2 and passing through the point of intersection of L1 and L2। तो सबसे खूबसूरत बात क्या निकलती है हमें, ठीक है ना। अच्छा, और आगे क्या बोल रहा है, if the line L bisects the acute angle between the L1 and L2 then which of the following statement is /r true। जो L है वो क्या कर रही है, इन दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दिस इज योर L1, दिस इज योर L2, तो दिस विल बी योर L1, ठीक है ना। दिस इज योर L, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो L है वो किससे पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो प्रेशर और घबराहट में ना आए, जेईई एडवांस के हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें। अगर हम देख पा रहे हैं तो लाइन L1 पासेस थ्रू 1 0 1 और ये भी किससे पास हो रही है, 1 0 1। तो L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
point of intersection of L1 and L2, it comes out to be how much? 1 0 और -1 0 1। तो इस वाली लाइन को L को आप सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो इट विल बी व्हाट? x माइनस 1 माइनस अल्फा अपॉन L और इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन m और इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस गामा अपॉन -2। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की, है ना, डीसीज की, एल के डीसीज की। तो जैसा कि बोला है, आप देखें ये हो गया आपका कितना? -3, ये कितना हो गया? +3। अगर मैं देखता हूं B1 वेक्टर कितना आता है, ये B1 वेक्टर हो गया आपका कितना? 1 -1 और 3, तो +i -j और +3 के। और B2 को मैं देखता हूं तो इसके अलावा कितना है भाई? ये हमारे -3i और -j और ये कितना है? +k। सही है। और B1.B2 देखते हैं हम। B1.B2 ये कैसा आएगा आपका? ये अनडाउटली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। -3 और ये कितना? ये हो गया आपका कितना? -3 और ये कितना हो जाएगा? +1 और ये कितना हो जाएगा? +3। तो ये और ये गया, तो ये। तो भाई जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो किसको अलाउंग होगा? B1 कैप प्लस B2 कैप के अलाउंग होगा, है ना। इसकी डीसीज किसके अलाउंग होगी? B1 कैप और प्लस का B2 कैप के अलाउंग होंगी। तो बात खत्म है भाई। बात यूं खत्म है, ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ना निकाल के आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम डायरेक्टली निकाल चुके हैं, 101, ठीक है ना। और ये हमने सेटिस्फाई कराई। नेम इट एज नंबर 1। नाउ पहली वाली लाइन के डीआरस कितने आए, ठीक है ना। इनके अपन ने डीसीज में कन्वर्ट कर दिए, सिंपली डिवाइडिंग बाय √a² + b² + c²। एवरीबडी बच्चे जानते हैं डायरेक्शन रेशियो उसको कोसाइन में कन्वर्ट करने की अदाएं। और ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो डीआरस ऑफ L1 एंड L2 लाइज अलोंग V1 कैप और प्लस का V2 कैप। तो ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना साहब। तो देखें -3 + 1 -2, उसके बाद -1 और ये -2 और 3 + 1 4, ठीक है। इसमें से भी अगर आप चाहें तो ये क्या कर लें, -2/√11 बाहर ले लें, तो कितना बचेगा? 1, 1, -2 एंड ट्रीट इट एज लैम्डा। तो ये लैम्डा टाइम्स ऑफ 1, -2। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो जो L हमको दी हुई है ना, जो L हमको दी हुई है इसमें एलिमेंट कितना है? L/2 M/2 -2, है ना। तो हमारे पास किस्मत अच्छी थी, हमारे पास लैम्डा ऑटोमेटिक कितना आ गया? 1, सही है ना। तो ये हो गया आपका L और ये हो गया आपका M। तो L M N के वैल्यू इसमें डाल दें अपन, तो कितना? 1 माइनस का अल्फा अपॉन कितना बच्चे? 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन -2। तो आपको LMN भी मिल गए और अल्फा बीटा गामा भी मिल गया, है ना। तो आपके दो ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? A और B, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका अल्फा माइनस गामा, और ठीक है सर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज /r ट्रू, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अगर आप थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेट कर गए तो क्वेश्चन खत्म है। जैसे शुरू करते हैं, sin x cos x, है ना। तो ये देखें अपन, sin x का वैल्यू क्या होता है? sin x का एक्सपांशन होता है x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस का x⁵ बाय फैक्टोरियल 5 और माइनस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देखें तो हर टर्म, है ना, कोई से भी टर्म को पकड़ो वो अपने अगले टर्म से कैसा है? बड़ा है। एवरी टर्म इज ग्रेटर देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो अगर हर टर्म अपने बड़े टर्म से ग्रेटर है ना, तो आप ध्यान से देखें ये वाली शक्ल कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और ऐसे ही दो के पेयर लें तो हम ये बोल सकते हैं कि sin x इज अनडाउटली ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3। सही बात।
और सेम हम देख सकते हैं कि इसमें cos में cos x का एक्सपेंशन क्या होगा बच्चा, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस का एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो इससे भी अपन वही अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो cos x इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। अगर ये छोटा सा कीन ऑब्जर्वेशन से अगर आप अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं इन दोनों सीरीज को, द क्वेश्चन इज ऑल ओवर। देखें अब जरा, ये देखिए cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ चूंकि हमारा पहले ऑप्शन में देखिए क्या है, x इंटू cos x, तो कुछ नहीं करा, दोनों तरफ अपन ने x का मल्टीप्लाई करा और कितना हो गया ये x माइनस एक्स क्यूब बाई 2, इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करके लिमिट्स डाली, तो इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8। तो पहला ऑप्शन। सेम फॉर साइन एक्स में ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर लें, तो x साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस दिस मच। तो बस इतनी सी कहानी थी, पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, और ये तीसरा ऑप्शन गलत आता है और चौथा ऑप्शन सही है। तो अगर हम छोटा सा साइन सीरीज और कॉस सीरीज से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो क्वेश्चन इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मूथ, और अगर अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाते हैं तो अनडाउटली कठिन है। चलिए लास्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन सी, एंड दिस सेक्शन कंटेन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। ठीक है साहब, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है लेट m इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस मच। ठीक है ना, m जो है इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है स्मॉल m, where y1 y2 y3 are the real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9। तो शुरू इसी से करते हैं। तो यार वो सीधी सी बात है, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव नंबर्स में हम यूज कर लेते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का। सही है, तो 3 की पावर में y1 और प्लस 3 की पावर में y2 और प्लस 3 की पावर में y3 और अपॉन का 3, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बच्चे, ये हो गया आपका 3 की पावर में y1 प्लस का y2 और प्लस का y3। ज्योमेट्रिक मीन बेस सेम थी, पावर को ऐड कर दिया और पावर में 1/3। इसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9, तो 9/3। तो ये हो गया आपका कितना 3 की पावर में y1 प्लस 3 की पावर में y2 और प्लस 3 की पावर में y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 9/3। तो ये हो गया आपका 9/3, तो 3 का क्यूब 27, तो ये होता है आपका 81। लेकिन हमसे log 3 भी लिया है तो ले लेते हैं भाई। तो ये कितना हो गया log ऑफ बेस में 3, तो इट कम्स आउट टू बी 3 की पावर में y1 प्लस 3 की पावर में y2 और प्लस 3 की पावर में y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना होगा log 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4, तो ये 4 को यहां लाया बेस 3, इट कम्स आउट टू बी 1। तो इसका जो वैल्यू आ गया कितना मिनिमम, स्मॉल m का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो स्मॉल m कम्स आउट टू बी हाउ मच 4। ठीक है ना, 4 यहाँ 4 से बड़ा। और सिमिलर वे अगर हम चाहें तो क्या कर दें, दूसरे वाले को देख लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना दिया हुआ है 9, और log x1 बेस 3 log x2 बेस 3 एंड log x3 बेस 3 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है ना, तो इसमें भी am gm का यूज कर लेते हैं और दोनों तरफ log ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी देखें सेम क्राइटेरिया है, जैसे ये आया आपका m इज इक्वल टू 4, ऐसे ही हम ले सकते हैं x1 x2 और x3 में हमने am gm यूज करा। ठीक है ना, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, दोनों तरफ हमने log लिया। ठीक है ना, अब जब दोनों तरफ log ले लिया, ठीक है ना, दोनों तरफ हमने log लिया, तो इट कम्स आउट टू बी कितना भाई, इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है हमको 3, तो 3/3 कम्स आउट टू बी x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 9। ओके, तो ये हमने लिया 9, तो ये 9/3 और इस बेस को कर लें 3, तो 9/3 ये कितना हो गया 3। तो ये आपका वैल्यू कितना आ गया भाई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा। ठीक है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू।
एंड एट लास्ट हमसे फाइनली क्या पूछा है, हमसे पूछा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, तो विच कम्स आउट टू बी 8। तो लॉग और प्रोग्राम AMGM इनइक्वालिटी बेस्ड एक छोटा सा कॉम्बो था, सरल था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, A1 A2 A3 बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सब कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 2, और C1 C2 B1 B2 B3 बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन द GP, ठीक है ना। आगे बोला है विथ कॉमन रेशियो 2, उसका कॉमन डिफरेंस AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 2, और GP का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 2। इफ दोनों के फर्स्ट टर्म A1 B1 इज इक्वल टू कितना, A1 और B1 दोनों ही कितने हैं C, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ C फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस इज इक्वल टू दिस। तो सिंपल सा काम है, AP हमारी क्या हो गई C, देन C प्लस 2, देन C प्लस 4, और यस ये हो गया 16, और ये हो जाएगा आपका C प्लस N माइनस 1 इंटू 2, और GP क्या हो जाएगी, GP हो जाएगी C देन 2C देन 2 का स्क्वायर C एंड सो ऑन, ये कितनी होगी 2 की पावर में N माइनस 1 और C। सही है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, AP का कॉमन डिफरेंस दिया है 2, और GP का कॉमन रेशियो दिया हुआ है कितना 2। नाउ तो सबका सम करते हैं, तो सम कितना होगा N/2, ठीक है ना, SN कम्स आउट टू बी N/2, और ये कितना 2C प्लस का N-1 और इंटू कितना D, तो ये 2 और ये 2 शहीद होता है, तो SN AP का सम ऑफ एटम कितना आया NC, और प्लस का N² और माइनस का N, ठीक सा, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आगे हमारे पास सम ऑफ एटम C इंटू कितना भाई, कॉमन रेशियो 2 की पावर N और माइनस का 1 और अपॉन का 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना C इंटू 2 की पावर N और माइनस का C, ठीक है सर। अब इन्होंने बोला है हमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ वैल्यूज ऑफ C विच मेक सेटिस्फाई दिस इक्वालिटी, तो ये कितना होगा, तो इक्वालिटी हो गई हमारी ट्वाइस 2NC, सीधा लिखता हूं 2NC और प्लस का 2N² और माइनस का 2N, ठीक है ना, इज इक्वल टू C इंटू 2 की पावर N और माइनस का C। सही बात, तो C वालों को हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इट कम्स आउट टू बी C का वैल्यू, C का वैल्यू कितना बनेगा भाई, C का वैल्यू जो है बनेगा दिस मच, ठीक है ना। तो गौर फरमाइएगा C का जो वैल्यू आया इट कम्स आउट टू बी 2N टाइम्स ऑफ N-2 और अपॉन 2 की पावर N माइनस का 2N और माइनस का 1, ठीक है। नाउ इंटीजर्स हैं तो N के वैल्यूज अब आप रख रख कर शुरू करें, बस इसमें एक अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर आपका सॉर्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक टाइम आएगा जहां पर डिनोमिनेटर लार्ज इनफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो न्यूमरेटर्स है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन और नीचे वाला क्या है एक्सपोनेंशियल, तो एक समय आएगा n का एक वैल्यू आएगा हमारे पास जबकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हमेशा ही n के सारे वैल्यूज के आगे के सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, न्यूमरेटर से बड़ा ही होगा, ठीक है ना, तो इंटीजर्स आने बंद हो जाएंगे। तो यू शुड हैव टू गो फॉर द हेड एंड ट्रायल, n इज इक्वल टू 1, C डिफाइन नहीं है, n इज इक्वल टू 2 पर C नेगेटिव है जबकि वो कैसे है पॉजिटिव, 3 पर, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 3 पर C का वैल्यू 12 है, ये हमारे काम का है, ठीक है ना, 4 पर इंटीजर नहीं है, 5 पर इंटीजर नहीं है, और 6 पर आप देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कभी बराबर नहीं कर पाएगा, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी लार्जर देन न्यूमरेटर, सो देयर इज ओनली वन वैल्यू, ठीक है ना, सो देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ C, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, टेल मी द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ C, तो ये आ गया आपका कितना, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, तो देयर इज ओनली वन वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ C इज देयर, तो आंसर इज 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 3 minus sin 2x, सॉरी, लेट f such that 0 से 2 tend to R be a function defined by
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, है ना। तो ये भी स्मूथ सा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। और बोल रहा है अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू कितना 0 से 2 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फा से बीटा। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इस शक्ल को सुंदर बनाना है। आपको क्या करना है साहब, इस शक्ल को सुंदर बनाना है। तो इस शक्ल को सुंदर बनाने के लिए काम करें, पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को टी पटक देते हैं अपन, है ना। तो पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 को क्या रख दें भाई, टी। तो पाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 4 और प्लस का टी। तो हमारा जो ये फंक्शन है ना, अगले पेज पे ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ये कितना बनेगा, एफ ऑफ एक्स है हमारा कितना 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स। एक काम करिए ना, इधर आइए, देखिए ये हमने रखा पाई एक्स इज इक्वल टू टी। तो पाई एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है। इन वैल्यूज को यहां रखा तो देखें 3 इंटू साइन दिस इज 2, दिस इज साइन 2 और पाई एक्स ये टी प्लस पाई बाय 4 और ये आपका साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 इज सिंपली टी और साइन 3 पाई एक्स ये टी प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। तो देखें जरा 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ये कितना होगा आपका 2 पाई, ठीक है ना। 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 4 पाई बाय 4, तो इट विल बिकम्स हाउ मच, पाई। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 2 प्लस का 2t। तो ये कितना हुआ आपका 3 साइन टी, ठीक है ना। और ये कितना हो गया आपका साइन का बन गया कितना कॉस, तो ये बनेगा आपका कितना कॉस 2t, कॉस 2t और ये आपका साइन टी और ये साइन 3t, ठीक है ना, साइन 3t। नाउ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट 3 साइन टी एंड दिस इज कॉस 2t, ठीक है ना। और ये बन गया आपका कितना साइन टी और ये साइन 3t का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया कितना 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ठीक है। अब कॉस 2t, तो साइन टी को कॉमन लिया कंप्लीट में से, तो इट विल बिकम्स व्हाट, इट विल बिकम्स दिस मच। तो ये आपका बनता है एट लास्ट जो एक्सप्रेशन बनता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी टाइम्स ऑफ 4 प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना, सॉरी कॉस 2t, दिस विल बी कॉस 2t एंड दिस विल बी कॉस 2t। तो भाई ये तो हमेशा ही क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है, साइन टी के, ठीक है ना। अब साइन टी है ना, साइन टी, तो ये आपका किसके बीच में होगा, ठीक है ना, साइन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट विल बी लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई। तो एक्स किसके बीच में होगा, एक्स हो गया आपका पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 के बीच में, सही है। अब ये हो गया आपका 5 पाई बाय 4 के बीच में, है ना भाई, साइन पाई एक्स बाय 4 है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका कितना, देखिए x आपका 0 से 2 के बीच में है, तो पाई एक्स इसका होगा 0 2 पाई के बीच में, तो पाई एक्स माइनस पाई बाय 4 किसके बीच में होगा, ये होगा आपका माइनस पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 के बीच में। और माइनस पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 के बीच में केवल और केवल 0 से पाई के बीच में ही साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में होगा। तो x लाइज इन बिटवीन 1/4 टू 5/4 एंड दे आर डिमांडिंग फॉर व्हाट, दे आर डिमांडिंग फॉर बीटा माइनस अल्फा विच कम्स आउट टू बी 1। तो सिंपल सा ट्रिगो की इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को आगे। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू क्यू आर, है ना। तो एक काम करते हैं, ये हो गया आपका कितना P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका R। तो तीर छोड़ देते हैं भाई, Q से R ये हो गया आपका कितना A वेक्टर, R से P ये हो गया और P से Q ये हो गया। तो दिस इज योर B वेक्टर एंड दिस इज योर C वेक्टर, ठीक है। तो अनडाउटली क्लोज लूप बनता है, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू हाउ मच 0, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा बोला क्या है, मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर इज इक्वल टू 4 और डिमांडिंग फॉर A डॉट C माइनस B, ठीक है ना। तो ये क्या बोला है भाई, A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस का B वेक्टर अपॉन कितना बच्चे
सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना दिया है मॉड ए तो ऑलरेडी कितना दिया है 3, तो इट कम्स आउट टू बी 3 और नीचे कितना 3 + 4 इट विल बी 7। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को क्वेश्चन को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए उन्होंने मॉड ए अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी लिखा है। बेसिकली इट इज 3/7। ठीक है साहब, तो ये होता है आपका 3/7। ठीक है ना। अच्छा, एट लास्ट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई सी को एलिमिनेट कर देते हैं, तो सी को हम क्या लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, और नीचे कितना माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है साहब, और ये कितना ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, और इज इक्वल टू कितना बच्चे 3/7। तो ये कितना होता है आपका माइनस का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, सही है, और ये कितना माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नीचे कितना होता है, ये माइनस हुआ तो ये माइनस हुआ, तो ये कितना आया ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और ये पहले से ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था, तो ये कितना होता है 3/7। तो अब सवाल में कोई जान बची नहीं। ठीक है ना, इसको भी मैं लिख सकता हूं कितना माइनस का, माइनस कॉमन कर दें तो इसको हटाते हैं अपन, यस, तो ये हो गया माइनस गया तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अपॉन माइनस से माइनस जा चुका है तो इट विल बी माइनस जा चुका है तो मॉड ए स्क्वायर और माइनस का मॉड बी स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 3 और 4, तो यहां से बड़े स्मूथली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास स्मूथली आ जाएगा ए डॉट बी का वैल्यू। ठीक है ना, और ए डॉट बी का जो वैल्यू है इट विल बी कम्स आउट टू बी 6 माइनस का, तो ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो आता है हमारे पास माइनस का 6। ठीक है ना, उसके बाद लैग्रांजेस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्रॉस बी लैग्रांजेस आइडेंटिटी, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना, का स्क्वायर। इसका वैल्यू -6 ला चुके हैं। ठीक है ना, और ये हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं कितने कितने, मॉड 3 दिया था 9 और मॉड बी दिया था कितना 16, इट कम्स आउट टू बी 108। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी स्मूथ एंड सिंपल क्वेश्चन। क्लोज लूप बन रहा था, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हुआ 0। चलिए फर्दर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन फॉर ए पॉलिनोमियल g ऑफ x विद रियल कोएफिशिएंट, है ना, mg denotes the number of distinct roots, distinct real roots of g of x. Suppose s is the set of polynomial with real coefficients defined by s is equal to x square minus 1 times of this. तो बेसिकली ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, ये तो आपका क्या है, बढ़िया सा पॉलिनोमियल है ना। और a0 a1 a2 a3 ये सारे के सारे कैसे हैं, रियल हैं। ठीक है, अब ये रियल हैं, है ना। तो शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले u ले लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना बच्चे, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या रहा होगा, कोई पॉलिनोमियल, है ना। और फॉर ए पॉलिनोमियल f डैश एंड f डबल डैश डिनोट्स इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव रेस्पेक्टिवली, देन मिनिमम m f डैश प्लस m f डबल डैश। तो देखिएगा शुरू में इन्होंने बोला है mg डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो m f डैश क्या डिनोट करेगा, f डैश के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, और m f डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड डेरिवेटिव के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, और मिनिमम की बात कर रहा है वो। तो अनडाउटली एटलीस्ट
और इस तरह के शब्द जब भी आते हैं तो अनडाउटली ये मीन वैल्यूज थ्योरम का क्वेश्चन होगा और इसमें रोलेस थ्योरम लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है, एफ डैश करते हैं अपन, है ना, ये रहा होगा कुछ कुछ, तो एफ डैश करा अपन तो इट कम्स आउट टू बी कितना, ये हो जाएगा आपका पहला एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी डैश ऑफ एक्स और प्लस पी ऑफ एक्स और इंटू ये कितना आता है बच्चे 2x और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, सही है। और इसमें से मेरे को मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कॉमन, अंदर क्या बचा, कुछ कुछ बचा होगा, है ना, डजंट मैटर, है ना, कोई पॉलिनोमियल ही बचा होगा, ठीक है। और लगे हाथ अगर मैं बात कर लूं किसकी, एफ डबल डैश की, तो एफ डबल डैश की मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत है, प्रोडक्ट रूल है, पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना। तो अब शुरू करते हैं अपन शुरू से। तो गौर फरमाइएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू कहां पर, जीरो पे, सॉरी 1 पर और माइनस 1 पर, सही है। और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये भी कहां पर होगा, x इज इक्वल टू 1 पर और माइनस 1 पर ही होगा 0, है ना। ये भी हो रहा है आपका 1 और माइनस 1 पर 0, ठीक है सर। अच्छा, वन मोर थिंग, एफ ऑफ 1 कितना है 0 और एफ ऑफ माइनस 1 भी कितना है 0, भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन तो अनडाउटली कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। तो हम अगर माइनस 1 और 1 में बोल सकते हैं देयर विल बी एटलीस्ट 1 c विच मेक्स, तो माइनस 1 से 1 में, है ना, माइनस 1 से 1 में कम से कम एक c होगा जिसके लिए एफ डैश ऑफ c क्या होगा 0 होगा, बाय RMVT, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, सही है। अब एफ डैश ऑफ c 0 होगा तो मैं क्या देख सकता हूं कि एफ डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना, तो माइनस 1 c और ये 1, तो मैं क्या देखता हूं इसके बीच में पक्के में एफ डबल डैश कहीं पर 0 होगा और c और 1 के बीच में भी क्या होगा, ठीक है ना, एक और डबल डैश क्या होगा, एक बार और 0 होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो किसको बिलोंग करेंगे, तो अल्फा तो बिलोंग करेगा आपका कितना, माइनस 1 से c के बीच में एक रूट होगा अल्फा और c से लेके 1 के बीच में भी क्या होगा, एक रूट बीटा, ठीक है ना। तो एफ डबल डैश के भी कितने होंगे, 2 जगह ऐसी होंगी जहां पर कम से कम बाय RMVT हम क्या बोलेंगे, इसके रूट्स होंगे, जहां पर 2 जगह ऐसी होंगी इस इंटरवल में जहां पर फंक्शन कैसा होगा 0 बनेगा। तो भाई एम एफ डैश और एम एफ डबल डैश ये कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 3 तो इसके रूट हो गए और 2 इसके हो गए, तो टोटल इट कम्स आउट टू बी 5, है ना। तो 5 रूट्स आर देयर, ये देखें यही बोला है, ये रहा x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 आर रिपीटेड रूट्स, है ना। सो आई हैव दिस एज रूट्स, तो RMVT अप्लाई करिए इसमें, ठीक है ना। तो एफ डैश ऑफ x से लैम्डा अपन ने c बोल दिया था सेम, और इसके भी मिनिमम 2 होंगे, ठीक है ना, समहाउ लाइक दिस। ये माइनस 1 ये एफ डैश का ग्राफ है ना, और उससे पहले हम बोल सकते हैं ये रहा होगा f का ग्राफ, है ना, ये माइनस 1 और ये 1, ये y इज इक्वल टू एफ के लिए और ये f के लिए, है ना। तो यहां पर एक मिनिमम c रहा होगा, ठीक है, एफ डैश हो जाएगा, और यहां पर अल्फा रहा होगा और यहां पर बीटा रहा होगा, जो किसके बीच में होगा, 1 और c के बीच में। तो ये आपका एफ डैश का, तो ये 1 ये 2, ठीक है ना, और वो कितनी जगह हो रहा है एफ डैश 3 जगह, ये 1 और ये 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 5, मिनिमम 5 होंगे, मैक्सिमम की कोई बात है ही नहीं। चलिए साहब, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, शायद ना दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूं। लेट e बी द डिनोट्स द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम द वैल्यू ऑफ रियल नंबर a फॉर विच द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिखा हुआ है वैसे और ये 0 पॉजिटिव है, तो 1 माइनस एक्स दिस। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, क्या भाई, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव
और इसको लिख लेते हैं हम e की पावर में 1/x ln ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस e की पावर -1 और अपॉन x की पावर a। एक काम करते हैं, e की पावर -1 को कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्या हो गया, e की पावर -1 कांस्टेंट है तो कंप्लीट ही बाहर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब x टेंड टू 0 पॉजिटिव हमने लिमिट कंप्लीटली ले ली बाहर, है ना, e की पावर -1 कॉमन ले लिया। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा e की पावर में 1/x ln ऑफ 1 माइनस एक्स और ये प्लस का 1 है ना, और ये माइनस का 1 अपॉन x की पावर a। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू किसकी ओर टेंड कर रही है, 1/x है ना, 0 पॉजिटिव पर, ये किसको टेंड करेगी, -1 को, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका -1 को, तो ये आपकी टेंड कर जाएगी किस पे, वैल्यू 0 पे। और एक आप लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी होगी, लिमिट e की पावर f ऑफ x माइनस का 1 अपॉन f ऑफ x विल बी 1 एज लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x टेंड टू 1, सॉरी टेंड टू 0। सही है। तो ये आपका क्लियर कट -1 को टेंड कर रहा है, तो -1 + 1 ये हो जाएगा आपका। तो बस कहानी खत्म है। तो हम क्या करें, इसको f ऑफ x मानकर ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट था। ये मैनिपुलेशन अगर बच्चा समझ जाता है, ये देखें, ठीक है ना, तो ये मैनिपुलेशन अगर बच्चा समझ जाता है तो इसका वैल्यू तो कितना हो गया 1, और f ऑफ x हमने इसको माना था 0, तो ये इसका एक्सपांशन, ठीक है, x को नीचे दिया तो इट विल बी व्हाट, इट विल बिकम्स -x/2 दिस। अब इन्होंने क्या बोला है, फॉर L टू बी ए नॉन जीरो रियल नंबर, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए x इज इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, 1, नो अदर चॉइस। बाकी के सारे तो कैसे होते चले जाएंगे, 0, है ना, दे वांट नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट डिफिकल्टी में जाएगा, ऑल बिकॉज इस मैनिपुलेशन में बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द JEE एडवांस 2020 पेपर 1 डिस्कशन, ठीक है साहब। सो थैंक यू।